भूतों का कहर चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती है डरावनी व सच्ची भूतों की कहानियाँ। और डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये एक अजीब कहानी है। मैंने जिसे भी ये बात सुनाई तो सुनने वाले ने मुझे पागल ही समझा, मगर मैं ही जानता हूँ उस रात जो मेरे साथ हुआ वो सच था, लेकिन मैं इस सच को किसी दूसरे के सामने साबित नहीं कर पाया। ये एक लंबा ख्वाब था, पता नहीं वो कौन थी। मैं एक 22 साल का लड़का हूँ। मैं हर रात सोने से पहले थोड़ी सी विस्की पीता हूँ। मुझसे बड़ा एक मेरा भाई है जो अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता है। भैया और भाभी मुझे अपने साथ रखना चाहते हैं, लेकिन मैं अकेले ही रहना पसंद करता हूँ। मैं बचपन से ही अकेला रहा हूँ, इसलिए मुझे अकेला रहना पसंद है। बात 10 फरवरी 2017 की है। उस दिन बहुत ज़्यादा काम था क्योंकि अगले 3 दिन की छुट्टी थी। मैं ऑफिस से थोड़ा लेट हो गया था। मेरी बाइक आज सर्विस के लिए दी हुई थी। आज मैं बिना बाइक के ऑफिस गया था। मैं पैदल ही अपने फ्लैट की ओर चल दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद शराब का ठेका दिखाई दिया। मैंने वहाँ से शराब की बोतल ली और दूसरी दुकान से कुछ खाने पीने के लिए लिया। मैं कभी कभी ऑफिस से पैदल ही जाता हूँ। रास्ता सिर्फ आधे घंटे का है। रास्ते में कुंडेरी गांव पड़ता है, जहाँ एक बहुत ही पुराना कब्रिस्तान पड़ता है। अगर कब्रिस्तान के अंदर से जाया जाए तो मैं केवल 20 मिनट में ही फ्लैट पहुँच जाऊँगा। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने जल्दी के चक्कर में कब्रिस्तान से होकर जाने का मन बना लिया। जब मैं कब्रिस्तान के गेट के सामने पहुंचा तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि आज यहाँ से नहीं जाना चाहिए। जब मेरे दिल में यह ख्याल आया तो मैं एक पल रुका, मगर अगले ही पल में मुझे लगा ये कैसा बेवकूफ़ी भरा सवाल है। मैं पहले भी कई बार कब्रिस्तान से होकर गुज़रा हूँ। कभी कभी तो किसी दोस्त की पार्टी से आते वक्त आधी रात भी हो गई थी और इसी कब्रिस्तान से गुज़रा हूँ। लेकिन आज से पहले मेरे दिल में ऐसा कभी ख्याल नहीं आया। पर आज क्यों ऐसा लग रहा है कि बहुत बुरा होने वाला है। फिर दिमाग में आया, ये बेचारे तो पहले ही मर चुके हैं, ये भला किसी को क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह सोचकर मैं कब्रिस्तान के अंदर जाने लगा। फरवरी का महीना था। कपकपा देने वाली ठंड थी। रात बहुत सर्दी थी। मैं तेज़ चलते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। हर तरफ खौफनाक सन्नाटा फैला हुआ था। चारों ओर अंधेरा था। मैं कब्रिस्तान के बीचों बीच पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैं अपनी ही धुन में चलता जा रहा था। कुछ दूर पर पेड़ों का एक झुंड था। वहाँ बहुत सारे चमगादड़ थे, फड़फड़ाने लगे और अजीब सी आवाज़ें निकालने लगे और मेरे पास आकर मंडराने लगे। मेरे आने से वो विचलित हो गए। अक्सर अजनबियों को अपने करीब आते देख ऐसी हरकतें करना उनका यही स्वभाव होता है, लेकिन इस कब्रिस्तान में इनकी आवाज़ें बहुत भयानक लग रही थी, जो मेरे दिल को डर को उत्पन्न कर रही थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और मैं वहाँ से तेज़ी से निकलने लगा। कुछ कदम चलते ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरी पैंट पकड़ ली हो। मैं तो पहले से ही डरा हुआ था, अब और ज़्यादा डर गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी चक्कर खाकर नीचे पड़ जाऊंगा। डर के कारण मैं कांपने लगा और मेरे माथे पर पसीने की बूंद आ गई। मैंने मन ही मन खुद को संभालते हुए हिम्मत जुटाई और पीछे देखा तो मैं दंग रह गया। मेरी पैंट एक झाड़ी में फंसी हुई थी। मैंने अपनी पैंट को उस झाड़ी से निकाला। इसके बाद मैं तेज़ी से वहाँ से निकलने लगा। अचानक मुझे ऐसा लगा कि दबे पाँव कोई मेरा पीछा। मेरे शरीर में डर और खौफ की ठंडी लहर दौड़ गई। सचमुच मैंने महसूस किया कि कोई मेरे पीछे चल रहा। अब तो वास्तव में मैं डर ही गया। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पीछे मुड़कर देख सकूं, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों से सुना था कि यदि रात्रि के समय कहीं रास्ते में कोई आत्मा या प्रेत का एहसास हो तो पीछे नहीं देखना चाहिए।
अन्यथा ये घर तक पीछा करते हुए आ जाती है। इस बात का डर था कि अगर मैं पीछे पलट कर देखूंगा तो उसका खौफनाक चेहरा मेरी आंखों के सामने होगा। डर के कारण मैंने पीछे तो नहीं देखा, लेकिन मैंने अपनी चलने की रफ्तार तेज कर दी। कुछ देर ऐसे ही भय से चलते चलते मेरी नज़र फ्लैट पर पड़ी। राहत की सांस ली, मन ही मन भगवान को शुक्रिया कर फ्लैट के अंदर पहुंच गया। मैंने अपने रूम को खोला और थक कर सीधा बेड पर लेट गया। सोच रहा था कि क्या सचमुच मेरे पीछे कोई होता है या ये मेरा वहम भी हो सकता है। हवा भी तेज़ चल रही थी, इसलिए मुझे ऐसा लगा होगा कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। यही सब सोचते हुए मैं बहुत देर तक लेटा रहा। तेज़ हवा से अचानक मेरे कमरे की खिड़की खुल गई थी। हवा से अजीब सी आवाज़ें महसूस हो रही थी। दीवार की घड़ी पर नज़र डाली तो रात के 11:30 बज रहे थे। सामने टेबल पर ही विस्की की बोतल रखी थी। मैं सारे ख्यालों को छोड़कर उठ बैठ गया। मैं बाथरूम पहुंचा और हाथ और मुंह साफ करके सोफे पर बैठ गया। मैंने जल्दी से 2 छोटे पैग अपने गले से उतार लिए। दिल को सुकून सा महसूस हुआ, मगर वो कब्रिस्तान वाला एहसास मेरे दिमाग पर मंडरा ही रहा था। तीसरा पैग लेकर मैं बिस्तर पर लेट गया। इससे ज़्यादा मैं पीता ही नहीं हूँ। कुछ देर बाद मेरे दिमाग पर इसका असर आने लगा। अब कब्रिस्तान वाला डर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। मैं भैया और भाभी से 3 महीने से नहीं मिला था। मैंने सोचा खाना खाकर भैया और भाभी के यहाँ जाने का इरादा बना लिया। मैंने समय देखा तो रात के 1 बज चुके थे। 3 दिन की छुट्टी थी। छुट्टी में भैया और भाभी के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा, ये बताने के लिए मैंने भैया को कॉल किया। फिर रिंग जाने के बाद भी भैया ने कॉल नहीं उठाया। मैंने सोचा शायद भैया टॉयलेट गए होंगे। मैंने सोचा थोड़ी देर बाद फिर कॉल कर लूँगा और मोबाइल चार्ज पर लगा दिया। मैंने सोचा कि जब तक भैया की कॉल बैक आती है तब तक खाना गर्म करके जल्दी निपटा दिया जाए। जैसे ही मैं उठा वैसे ही बिजली कट गई। मैं बिजली के जाने से थोड़ा सा गया था। खिड़की से बाहर झाँककर देखा तो बाहर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। बाहर ठंड में जो सन्नाटा पसरा हुआ था वो अचानक ही कुत्तों की रोने की आवाज़ से टूट गया। वो इस तरह रो रहे थे कि मानो मातम मना रहे हों। मैंने दराज से मोमबत्ती निकाली और उसे जलाकर मेज पर रख दिया और खाने को गर्म करने लग गया। खाना गर्म करने के बाद मैं लेटा जहाँ विस्की की बोतल रखी थी। मैंने एक और पैग बना लिया। पैग पीने के बाद मैंने खाने की ओर हाथ बढ़ाया कि अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं चौंक सा गया। मैं दीवार की घड़ी देखकर बड़बड़ाया कि इतने रात को अंधेरे में कौन हो सकता है। खैर मैंने दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाया। मैं दरवाज़ा खोल कर देखा तो मैं हैरान हो गया। मेरे सामने दुबली पतली झुकसी लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। वो बेहद ही खूबसूरत लड़की थी, शायद 16-17 वर्ष की होगी। वो परेशान लग रही थी। उसके कपड़े बहुत मैले थे। मैंने सख्ती से पूछा, क्या है, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो? मैं एक मजबूर लड़की हूँ साहिब। मेरी माँ इधर आसपास घरों में काम करती है। वो अभी तक घर नहीं लौटी। मैं उन्हें काफ़ी वक्त से ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रही है। ढूंढते ढूंढते काफ़ी रात हो गई। अब घर जाने वक्त बहुत डर लग रहा है साहिब। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा। अगर घबरा कर बोली, अगर क्या साहिब? मैं बोला, अगर तुम कुछ देर इंतज़ार कर लो, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया है। जल्दी से खाना खाकर तुम्हें घर छोड़ दूँगा, जब तक तुम अंदर बैठ सकती हो। मैंने सोचा था कि इतनी रात को फ्लैट में आने से झिझकेगी, लेकिन वो एक झटके से अंदर आ गई और वो आराम से कुर्सी पर बैठ गई।
मैंने खाना खाने के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया। मेरे 1-2 बार कहने पर खाने के लिए मान गई। कुछ देर में खाना खाने के बाद मैंने उसे कहा, हमें अब चलना चाहिए। उसने हाँ में गर्दन हिला दी। हम जाने के लिए फ्लैट से निकल पड़े। वैसे भी मुझे मेरे भैया के घर जाना था। रास्ते में इसे भी छोड़ दूँगा। उसका अकेला आधी रात में जाना ठीक नहीं है। उसके साथ कुछ भी हादसा हो सकता है। हम पैदल ही चल दिए। मैंने उसे पूछा, कहाँ ढूंढा? वो बोली, साहिब मैंने हर जगह देख लिया, बस एक तरफ नहीं देखा। उसने कब्रिस्तान की तरफ इशारा करके कहा था। हालांकि कब्रिस्तान थोड़ी दूरी पर ही था। कुछ देर चलने के बाद उसने मेरे हाथों को पकड़ लिया। मैंने कहा, क्या हुआ? वो बोली, साहिब सामने कब्रिस्तान है, इसीलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मैंने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह कहकर हम कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगे। मैंने कहा, मैं तुम्हारा नाम तो पूछना भूल ही गया, कुछ अपने बारे में बताओ, तुम्हारा डर भी कम होगा और रास्ता भी गुजर जाएगा। उसने कहा, साहिब मेरा नाम मोहिनी है, मैं पास के ही गांव खनकपुर मस्जिद के सामने मेरा घर है और मैं वहीं रहती हूँ। मैंने कहा, तुम तो पड़ोस के गांव से हो, लेकिन तुम्हें पहले कभी देखा नहीं। बोली, साहिब मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे बापूजी लोहार हैं, वो लोहे के औजार बनाने का काम करते हैं और मेरी माँ लोगों के घरों में बर्तन धोने व सफाई का काम करती है। मेरी शादी के लिए कुछ पैसे इकट्ठे कर रहे हैं ताकि मेरी शादी समय से हो जाए। बातों बातों में हम कब्रिस्तान तक कब आ गए हमें पता ही नहीं चला। वहाँ पहुँचे तो चमगादड़ ज़ोर ज़ोर से चीखने लगे। इस बार की चीख पहले से ज़्यादा करीब और भयानक थी। हवा भी काफ़ी तेज़ हो गई थी, पर मुझे आश्चर्य तब हुआ जब मैंने देखा कि वो मेरे साथ नहीं थी। उसका हाथ मेरे हाथ से कब जुदा हुआ, इसका मुझे ज़रा सा एहसास तक नहीं हुआ। वो गायब हो चुकी थी, क्योंकि चारों ओर केवल कब्रिस्तान था और वो इतनी जल्दी कहीं भी नहीं जा सकती थी। मैं गहरी सोच में डूब गया। मैं बहुत ज़्यादा भयभीत हो चुका था। मैं अपनी जगह से बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। हालांकि मैं भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर कम विश्वास करता हूँ, लेकिन ये घटना मेरे साथ ही घटी थी, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे इस घटना को सच मानना पड़ रहा था। मैं अभी ये बात सोच ही रहा था कि अचानक मेरे कंधों पर किसी ने हाथ रख दिया। अब आलम यह था कि मैं उस लड़की के बारे में ही सोच रहा था। इस घटना से मेरा हृदय ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं पीछे पलट कर देखा तो एक औरत सफ़ेद साड़ी पहने हुई थी और उसके बाल खुले थे। उसके 2 चाकू जैसे हाथ थे जिनसे खून टपक रहा था। मैंने ध्यान से देखा तो उसकी दोनों टांगें ही नहीं थीं। डर से मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे देखकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और मैंने ये गौर किया कि मेरे हृदय की रफ्तार तेज हो गई थी, मानो ये कब थक कर बंद हो जाएगा इसका पता भी नहीं लगेगा। इस कब्रिस्तान में मुझे अप्रिय घटना ने मेरे मस्तिष्क को जकड़ लिया था और खौफ ने मुझे पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया था। धीरे धीरे समझने की शक्ति दिमाग में सुन्न होने लगी। इस खौफनाक हंसी ने मेरी विस्की का सारा नशा क्षण भर में छू कर दिया। ये कहना गलत भी नहीं होगा कि इस ठंड में मेरे शरीर से पसीना
छूटने का कारण वो भयानक चुड़ैल थी, जिसकी खौफनाक हंसी से पूरा कब्रिस्तान गूंज रहा था। मैंने लाख कोशिश की जय बजरंग बली बोलने के लिए, लेकिन अपने मुख को खोल नहीं पाया। गति से यहाँ से भाग जाऊं, पर पता नहीं उस चुड़ैल की अजीब सी शक्ति के कारण मैं खुद को विवश महसूस कर रहा था और ना ही मैं अपनी जगह से हिल पा रहा था। वह चुड़ैल मेरी तरफ खौफनाक तरीके से हंसते हुए बोलने लगी, साले सब के सब मारे जाओगे। तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अब कोई भी नहीं बचेगा। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, कुछ करने के लिए हिम्मत जुटा पाता, उसके लंबे लंबे हाथ जिससे खून की लाल बूंदें टपक रही थी, अचानक मेरी ओर बढ़ने लगी और उसने मेरे दाएं हाथ को कलाई के पास से जोर से पकड़ लिया। उसने मेरी कलाई पकड़ते ही मेरे शरीर में खौफ की एक लहर दौड़ गई कि मेरा पूरा शरीर कांप गया और मेरी सारी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मेरे अंदर जरा सी भी साहस नहीं था कि मैं अपने हाथ को झटक सकूं। भय से वशीभूत होकर मैं कुछ भी करने के लिए असमर्थ महसूस कर रहा था और मेरी आंखों पर धीरे धीरे घना काला अंधेरा छा गया। क्या मैं उस चुड़ैल से बच पाऊंगा? क्या मैं उस कब्रिस्तान का रहस्य सुलझा पाऊंगा? जानने के लिए सुनते रहिए चुड़ैल वाला कब्रिस्तान।